हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जो कैप्शन है थंबनेल पे और डिस्क्रिप्शन में है कि पाकिस्तान में एक ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है जो कि कानून तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और मुसलसल वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आम पब्लिक के साथ ज़्यादती हो रही है। तो उसी को बयान करूँगा आज मैं। तो आरिफ क्रीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरा नाम है, इसी नाम से मेरा वीडियो चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। सबसे ऊपर वाला 3 तरह के बेल आइकन हैं, सबसे ऊपर वाला करेंगे तो मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड एक ऐसा कानून, एक ऐसी बुक है जो कि मुख्तलिफ़ जराइम के मतलब डिटेल बयान करती है कि अगर कोई ऐसा जुर्म हो तो उसकी कितनी सज़ा होगी या व्हाट्सएवर। तो इसमें एक सेक्शन है 489F 489F जो कि उस वक्त अप्लाई होता है जब कोई चेक डिसऑनर हो जाए। तो उस पे ये दफ़ा लगती है जिसकी 3 साल सज़ा है और फ़ाइन भी है और कास्ट भी है, कोर्ट कास्ट भी इस पर डाल सकती है। तो मैं इसको एलैबोरेट करूँगा कि ये जो कानून बनाया गया, ये जो सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड जो कि 1860 का एक्ट है, तो उसमें ये 2002 में इंसर्ट किया गया 489F, यानी चेक डिसऑनर हो तो FIR लॉन्च होगी, उसकी सज़ा 3 साल है। चेक यानी अगर दिया गया हो बदनीयती से और वो कंटेक्स्ट भी यानी वो इसलिए दिया गया हो कि जी किसी ने कर्ज़ लिया है, लोन लिया है, तो उसकी पेमेंट के लिए कि एक ख़ास डेट में जब पेमेंट ड्यू होगी तो वो चेक कैश करा के वो ली जा सकती है, या कोई ऑब्लिगेशन ली जा सकती है कि कोई बंदा सर्विसेज फराहम करे तो दूसरा बंदा चेक दे देगी जी आप सर्विसेज या कोई भी ऐसी चीज़, सर्विसेज ही कह लें, जो भी लेबर या व्हाट्सएवर पूरी हो जाएगी तो ये चेक कैश करवा लीजिएगा। अगर वो ना सर्विसेज देने के बाद या फुल ऑब्लिगेशन जो ली गई हो वो फुलफिल कर दी गई हो तो ये चेक यानी कैश करवाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा चेक डिसऑनर्ड बाउंस हो जाए कि जी इस अकाउंट में तो रकम ही नहीं है या कोई और रीज़न्स भी हो सकती है, तो वो एक FIR भी लॉन्च हो जाती है बाद में। तो इस चेक का एक तो चले मकसद हो गया कि कोई 2 बंदे आपस में किसी तल्लक की बुनियाद पे लोन लेते हैं, एक बंदा लोन लेता है, बाकी मजबूर होता है, वो अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये करता है, तो कुछ अरसे बाद का वो चेक देता है। चलिए ये तो जेन्युइन होगी, उनके तल्लुक ऐसे हैं 2 पार्टीज़ के कि वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो वो कार्रवाई चले बनना एक अलग चीज़ है। लेकिन से पहले मैं ये भी कि और क्या जेन्युइन या लीगल इस्तेमाल हैं कि 2 पार्टीज़ जो बिज़नेस डील करती हैं वो भी चेक के ज़रिए ही, चेक भी उसमें इन्वॉल्व होता है, एग्रीमेंट भी होता है, तो फ्यूचर डेट का कोई चेक भी दिया जाता है। वो तो चले बिज़नेस डील्स होगी जो कि जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन वो बहुत कम इस मकसद के लिए चेक का यानी चेक डिसऑनर या इस लॉ का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये सूदखोर माफिया जो कि हर शहर में, पूरे पाकिस्तान में है, जो कि ज्वेलर्स मेनली करते हैं या प्राइवेट पार्टीज़ भी करती हैं। 1 लाख रुपया किसी को कर्ज़ दिया, किसी की मजबूरी है या कोई बिज़नेस करना चाहता है, ज्वेलर्स तो जेवर भी रखते हैं और चेक भी ले लेते हैं, और दूसरी पार्टीज़ चले चेक ले लेती हैं हर किसी के पास, अगर जेवर नहीं भी तो वो बहरहाल इस डील पे भी इस तरह भी हो जाता है कि 1 लाख पे 5,000 10,000 व्हाट्सएवर। तो जो पार्टी चेक लेती है 5, 10, 1 लाख, वो सूद जब तक देती रहती है तो वो तो चलता रहता है। जैसे ही वो सूद देना बंद कर देती है तो कुछ भी मजबूरी हो सकती है, अगर ज़ाती ज़रूरत के लिए लिया गया है वो नहीं अदा किया जा सकता, तो ये तो चले एक अलग चीज़ होगी। जब भी एक पार्टी सूदखोरों के हत्थे चढ़ती है, तो मैं एक मिसाल के तौर पे अगर वो 1 लाख रुपया कर्ज लेती है तो चेक भरा जा चेक वो देती है, जो कि सूदखोर माफिया चेक लेता है उससे, वो अनरिटर्न यानी उस पर कोई रकम तहरीर नहीं होती, कोई डेट भी नहीं होती, सिर्फ साइंड होता है, सिर्फ दस्तखत होते हैं जो कि लोन लेने वाला बंदा करता है और वो दे देता है जिससे वो कर्ज लेता है। अब होता ये है किसी भी वजह से अदम अदायगी होती है या डिले पेमेंट होती है तो वो फौरी तौर पे चेक पे अपनी मर्ज़ी की रकम, अगर 1 लाख रकम थी या 10 लाख 20 लाख व्हाट्सएवर, अभी 1 लाख मिसाल के तौर पे मैं बयान कर रहा हूँ, 10,000 रुपया 10,000 अगर पर मंथ बनता है या जो भी चले, 1 साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपया बन गया तो वो रकम भरेंगे 5 लाख 10 लाख 10 लाख। तो चेक भी
चेक में भी रकम उस वक्त भरेंगे और डेट भी उस वक्त ही डालेंगे। और क्योंकि चेक की एक लिमिटेशन होती है कैश करवाने की 6 माह तक, वो 6 माह तक वो भर लेंगे। जिसको कर्ज दिया उसे ब्लैकमेल करते रहेंगे कि तुमने 1 लाख लिया था, अब तुमने 5 लाख ना दिया तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, चेक तो हमने डिसऑनर करवा लिया है। और ये ब्लैकमेलिंग चलती रहती है। जो ज़रूरतमंद मजबूर फंसा होता है वो जैसे तैसे उन्हें रकम, जो एक्सप्लॉइटेड रकम होती है, जो कि उस रकम से बहुत ज़्यादा होती है जो कि उसने एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट ली होती है, तो होता ही है अगर वो पे नहीं करता तो वही पार्टी जिसने वो लोन दिया होता है वो जाके FIR लॉन्च करवा देती है। FIR लॉन्च करवाने के बाद तो बंदा फंस गया। जिसने कर्ज लिया हो तो वो ज़ाहिर है कि पुलिस को वो अरेस्ट भी करवा देते हैं। जो कंप्लेनेंट है, अरेस्ट होने के बाद जो नाइंसाफ़ी का सिलसिला कोर्ट्स में चलता है वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। कोर्ट बजाय इसके कि इसका तयन भी करे कि, यानी बेल स्टेज की बात कर रहा हूँ, कि उनका रिलेशनशिप क्या था। रिलेशनशिप तो कंप्लेंट क्या था कि मेरे इससे ताल्लुकात है, चाहे उसका एड्रेस कहाँ का हो या उन्होंने मैनेज भी किया हो, ये ना भी करें। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि बस इसने लिया था लोन और चेक डिसऑनर हो गया, बस पेमेंट करे, वरना बेल इसकी नहीं ली जाएगी। और बेल नहीं भी ली जाती। बाज़ जजेस का डिफरेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इन चीज़ों को देखते होंगे कि एक मजबूर आदमी को अगर कर्ज किसी ऐसे वक्त में दिया गया है तो उसको इतना एक्सप्लॉइट ना किया जाए। एनीवे, वो बंदा जेल चला गया। जेल जाने के बाद भी अगर उसकी नेक्स्ट स्टेज पे कहीं बेल हुई तो ज़ाहिर 3 माह 6 माह वो भी कोर्ट देखेगी कि कितने माह कितना अरसा वो बिहाइंड बार रहा है। हालांकि कोई लीगल प्रपोजिशन नहीं है, वो भी इसी पे आएगी कि जी क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, चेक डिसऑनर हो गया। उसमें अगरचे जो एक्यूज़ काउंसिल हैं वो बहस करते हैं कि ये ना तो रीपेमेंट ऑफ लोन में लिया गया है, ना ये फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, ना तो जो जिसने चेक दिया है उससे कोई सर्विस फराहम की गई है, ना कोई ऐसा। सिर्फ ये है कि पैसे लिए गए थे जो कि सूद के साथ लौटाने थे। तो एक दूसरी सूरत वकील ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी ये गारंटी के तौर पे दिया गया था, कि हमने खुद तो लोन नहीं लिया बल्कि 2 दूसरी पार्टीज़ का मसला था, मैं तो सिर्फ गारंटर बना था। तो वो भी अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो बेल हो जाती है उसकी। तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है जो कि जिसने वाकई चेक लिया था, जिसने चेक साइन किया था, जिसने लोन लिया था, लोन के बदले में चेक दिया था, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी करनी थी। चलें, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि कोर्ट सूदी माफिया को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं बजाय उस मजबूर शख्स की तरफ देखा जाए कि ये तो फंसा लिया इन्होंने। वो बेशक अपना डिफेंस ले एक्यूज़ आके कि जी ये मैंने तो उस वक्त साइन ही नहीं किए थे, मैंने तो डेट ही नहीं डाली थी, ये तो एक्सप्लॉइट का ने टोटल अपनी मर्ज़ी से रकम भरी है। अगरचे उसे साबित करना मुश्किल है, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो देख भी सकती है। कोर्ट बेल स्टेज की बात कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों पे भी कम ही तवज्जो देती है। तो उनका सिर्फ ये होता है क्रिमिनल कोर्ट का, मैजिस्ट्रेट का, जी रकम पे करें वरना बिहाइंड बार रहेंगे। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अगर रिकवरी कर आप मनी करनी है, किसी से लोन भी लिया है, तो वो तो CPC में प्रोवाइडेड है, ऑर्डर 37 रूल 2 है। आपने अपनी रकम की रिकवरी तो करनी है उस कानून के तहत, सिविल प्रोसीजर के तहत। अब क्रिमिनल तो एक डिफरेंट हो गया कि जी एक क्राइम कमिट हो गया, उसकी सज़ा है, रिकवरी नहीं है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स रिकवरी कोर्ट्स भी बनी हुई हैं। तो ये अभी चलते हैं, ये आपको समझ आ रहा है कि टोटल प्रोटेक्शन दे रहा है सूदखोर माफिया को। हालांकि इस कानून में, इस सेक्शन में तरमीम होनी चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करें मजबूर और लाचार बंदों को, जो कि इन ब्लैकमेल माफिया की हत्थे चढ़ जाते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से या मुश्किल हालात की वजह से। उन्हें निकाला जाए कि बजाय जो उन्हें फंसाते हैं, और ये इलीगल बिजनेस है, प्राइवेट सूद देना और इस तरह करना। सूद तो है, बैंक है जो कि बाकायदा लीगली इस्टेब्लिश हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हैं, बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देते हैं। ये प्राइवेट माफिया तो ना टैक्स देता है, इसे इजाज़त भी नहीं है कानूनी तौर पर, लेकिन ये इलीगल बिजनेस करके भी प्रोटेक्शन कोर्ट से ले लेते हैं। और ये 489F 499F जो कि दफ़ा है, जो कि FIR जब हो, डिसऑनर चेक बाउंस हो जाए, चेक कैश ना हो, तो ये अप्लाई करता है। ये ज़्यादातर उनको सूद और माफिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये बिज़नेस पूरे पाकिस्तान में है। और ये
हर शहर, हर तहसील, हर कस्बे में है। ये ज्वेलर्स तो करते ही आज चले आ रहे हैं, ज्वेलर्स जेवर भी लेते हैं और चेक भी लिखवाते हैं, और एग्रीमेंट कोई नहीं होता कि क्या ऐसी डील हुई। और सूदखोर माफिया का भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अगर कोई डीलर मुख्तलिफ, अगर कोई मोटरसाइकिल डीलर है या व्हाट्सएवर करियाना रिलेटेड है तो वो एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन वो चेक ले लेते हैं, वो भी इलीगल ही है कि वो भी एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। तो 37 इसकी कुछ मोडालिटीज़ में सिर्फ ये कि अगर बेल होती है शुरू में तो एक ये कि गारंटी का चेक है तो बेल हो जाती है, वरना बेल नहीं होती, कुछ अर्सा जेल में रहें तो फिर बेल हो जाती है। हर जजेस ने अपना अपना ये बनाया हुआ है कि अगर 3 माह कोई बंदा अंदर है, अगरचे ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर उसे क्यों बिहाइंड बार रखा जाए। तो हर एक जजेस ने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है, जिसके बाद वो बेल अलो करते हैं। कोई 3 माह कर देते हैं अगर 5 लाख का चेक डिसऑनर है, अगर 10 लाख का है तो किसी ने अपना ही क्राइटेरिया बनाया कि जी ये कम से कम 1 साल अंदर रहे। तो ये था मेरा बयान करने का कि पब्लिक को भी पता चले, लायर्स को भी पता चले। एक तो 489F है कि एक्चुअली मैं तो बयान कर रहा था एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन साथ मैंने बयान कर दिया कि अगर लीगल पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए तो इसकी क्या मोडालिटीज़ हैं, बेल किस तरह होती है या किस तरह सज़ा होती है, किस तरह बंदे इसमें बरी हो सकते हैं, किस तरह ये सारा कुछ। और रिकवरी के लिए आर्डर 37 रूल 2 का दावा करना होगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो वो आपको पता है कि वो 3 साल लिमिटेशन होती है रिकवरी ऑफ मनी सूट के लिए, जो कि लिमिटेशन एक्ट की 164A है सेक्शन, जिसमें है कि जब ड्यू हो, रकम ड्यू हो, वापस देना, वापसी उसकी करनी हो। लेट्स सपोज अगर चेक का है, चेक पे डेट लिखी हुई है जो बेशक वो फ्यूचर की डेट थी, तो वो जब डिसऑनर होगा उस डेट से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। तो ये तो एक लिमिटेशन के साथ मैंने बयान कर दिया। फिर ये है 37 रूल 2 में लीव टू डिफेंड भी लेना पड़ती है डिफेंडेंट को। जैसे ही उसे नोटिस मिलता है तो विद इन 10 डेज आके उसे एप्लीकेशन देना होती है लीव टू डिफेंड की। अगर वो क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे एज पर से यानी इसे वैसे ही जेन्युइन समझा जाता है। ऑब्वियसली बैंक की स्टैंप लगी हुई है, चेक के मामले में मैं बयान कर रहा हूँ, अगर डिसऑनर किया है, बाकायदा रसीद है, तो प्रिजम्पशन ये है कि ये ट्रुथफुल डॉक्यूमेंट होगा। तो उसे इसलिए लीव टू डिफेंडेंट के लिए रखी गई है कि जिसने चेक जारी किया था और चेक डिसऑनर हो गया तो विद इन 10 डेज़ वो एप्लीकेशन देगा। अगर कोर्ट लो कर दे, डिस्ट्रिक्ट जज या वो आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसको भी वो मार्क करे कि अगर तो डिफेंड करने की इजाज़त दे दे तो फिर तो ज़ाहिर है एविडेंस होगी। डिफेंडेंट ने प्रूव करना होगा कि ये प्लेंटिफ गलत है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आम हालात में ज़ाहिर प्लेंटिफ ने पे ऊपर होता है, लेकिन इस तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो हुंडी हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, व्हाट्सएवर जो नेगोशिएबल एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सारा कुछ बयान है। तो इसमें प्रोसीजर ये इसलिए होता है। अगर लीव टू डिफेंड ना हो तो फिर तो ये समरी प्रोसीजर है, समरी ट्रायल है, तो फ़ौरन स्टेटमेंट लेके प्लेंटिफ की तो वो कोर्ट डिग्री कर देगी उसका दावा। तो ये तो चले साथ अटैच चीज़ें थी, वो भी मैंने बयान कर दी कि अगर लायर्स देखें उन्हें मुतलका ला भी साथ साथ बयान कर दूँ, और इवन कि बेल कैसे होती है, उनकी फेट क्या होगी, उनके साथ दीगर मॉडलिटीज़ क्या होगी, लिमिटेशन क्या होगी। और चलें सर तक एक चलें 2002 में 489F की इंसर्शन हुई थी PPC में। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, जो चेक उससे पहले जारी हुए थे तो वो इस परव्यू में नहीं आते थे, वो FIR 49F की नहीं होती थी। लेकिन बाद में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि चेक गर्चे 25 अक्टूबर 2002 जब ये 489F आया है, अगर उससे पहले चेक जारी किया गया है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई है उसकी, यानी जब बैंक में कैश के लिए जमा करवाया गया है तो फिर भी ये लॉ अप्लाई करेगा। ये तो चले एक लीगल डिस्कशन थी कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर नहीं भी है तो अगर उसकी एप्लीकेशन उस लॉ, उस अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुई थी 2000 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, तो अगर ये जो सिचुएशन मैंने बयान की है अगर उससे पहले का भी चेक इशू हो तो वो तो चले रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन कैश के लिए बाद में अगर पेश किया जाए या उस पर डेट ज़ाहिर है बाद पेश करेंगे तो डेट तो 2022 के 2002 के बाद की लिखी हुई है, तो वो भी FIR हो सकती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मकसद ये है लायर्स को भी समझ आ रहा है, आम पब्लिक को भी, कि लॉ बनाए जाते हैं पब्लिक
पब्लिक के फैसिलिटीज़ के लिए ये, लेकिन ये लॉ इतना डिफेक्टिव है कि ये क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है। इसकी बहुत कम एप्लीकेशन है लीगल इश्यूज़ पे जो कि वाकई लीगल हो, लेकिन मोस्टली इसे एक्सप्लॉइट कर रहा है सूदखोर माफिया। वो अपनी मर्ज़ी से रकम भरता है, अपनी मर्ज़ी से चेक पे डेटें लिखता है, एक्सप्लॉइट करता है, और कोर्ट्स भी उसी को फेवर करती हैं, जबकि कोर्ट्स को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर ये सूदखोर माफिया या सूदी बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़, अगर ये पुलिस को भी पता है, DPO मुख्तलिफ औकात में बाकायदा लोगों की कंप्लेंट सुनता है कि जो कि इस तरह के माफिया के हाथों चुंगल में फंसे होते हैं कि जी हमने ये इतनी रकम ली थी तो इतना सूद ना दे सके, ये सूद दर सूद लेके तो ये तो बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसे सूद और माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है कि वो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, कि वो कर ही नहीं सकते और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, लोगों को रिलीफ DPO के रेफरेंस से भी मिलती है, सूद और माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो क्यों ना लॉ ही ऐसा बना दिया जाए, उसमें ऐसी अमेंडमेंट कर दी जाए कि ऐसी एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। तो चले लेट्स सी इस वीडियो का क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्टली लायर्स को समझ आए, जजेस को समझ आए, आम पब्लिक को समझ आए। तो जो लेजिस्लेशन मेकर्स हैं, सेनेट बॉडीज़ होगी, अगरचे वो ड्राफ्ट तो लायर्स से भी कंसल्ट करते हैं, उनको भी समझ आए और 489F में ऐसी अमेंडमेंट की जाए कि आम पब्लिक, मजबूत पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके और सूदी बिज़नेस को भी रोका जाए, इलीगल बिज़नेस को रोका जाए और बैंक के ज़रिए ही कर दे ये सारी चीज़ें हों। बैंक्स का लोन जो मार्कअप है वो कम कर दिया जाए। अब सूद में तो लोग 1 लाख पे 5, 10, 15 हज़ार रुपये मंथ देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बैंक वाले बड़े मुश्किल से कर्ज देते हैं। क्यों ना बैंक में ही कोई ऐसा चेक दाखिल कर दिया जाए, तो वो चले 1500 लेते हैं एक का, फिर भी लोगों की प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, सूद और माफिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। बैंक के लोन है उसे ईज आउट किया जाए, उसकी जो गारंटी का क्राइटेरिया है वो उसे आसान किया जाए। ID कार्ड भी तो है, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो ID कार्ड पे या किसी ऐसी लीनियंट टर्म एंड कंडीशन बनाई जाए, बैंक को भी फ़ायदा है और लोगों को तो फ़ायदा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 पर लाख चार्ज करेंगे और प्रोटेक्टेड भी होगा, एक लीगल बिजनेस भी होगा। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।